हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डीएलएड फर्स्ट ईयर F2 का नोट्स जो कि है बचपन और बाल विकास। तो वो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, बचपन व बाल विकास की समझ। बच्चे तथा बचपन मनोसामाजिक अवधारणा, ये आप अपने सिलेबस से देख सकते हैं। फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है। बचपन की अवधारणा को समझने का प्रमुख स्रोत मनोविज्ञान रहा है। इसको प्रभावित करने वाला अन्य महत्वपूर्ण स्रोत सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, साहित्यिक एवं नीतिगत पक्ष है। बचपन की अवधारणा में बच्चे की छवि के लिए स्पष्ट है कि बच्चा हर चीज को स्पर्श करना, उलटना पलटना, दुनिया के को समझना चाहता, उसके बारे में बोलना चाहता है, सुनना चाहता है, हर बात को विस्तृत करना चाहता है, कल्पनाएं करना चाहता है। उनके व्यवहार के कारण उनकी विशेष पहचान होती है। बच्चों की प्रकृति कई प्रकार की होती है, जैसे कुछ बच्चे आज्ञाकारी, जिज्ञासु, भोले, चतुर, चंचल, परिपक्वता लिए हुए, नटखट, गुमसुम, बातूनी, अन्य प्रकार के बच्चे होते हैं। बचपन को प्रभावित करने वाले कारक। अब जानते हैं बचपन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से मनोसामाजिक कारक हैं। सभी बच्चों का बचपन एक समान नहीं होता है। सभी समाज के अलग अलग समुदायों में बचपन की अवधारणा एवं बच्चों की छवि अलग रही है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन काल में बचपन सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। बचपन की कई बातें बच्चे के भावी जीवन पर भी बहुत प्रभाव डालता है। बचपन को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं माता पिता, शिक्षक, समकक्षी समूह के बच्चे, जनसंचार, स्वास्थ्य, लिंग, पोषण, पारिवारिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति और वातावरण। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बाल विकास अवधारणा, विकास के विविध आयाम, प्रभावित करने वाले कारक। बाल विकास शब्द उन परिवर्तनों से संबंधित है जो मनुष्य में जन्म से लेकर मृत्यु तक होते हैं, परंतु ये शब्द सभी परिवर्तनों पर लागू नहीं होता है। ये केवल उन परिवर्तनों की ओर इंगित करता है जो व्यवस्थित तरीकों से दिखाई देते हैं और पर्याप्त समयावधि तक रहते हैं। यह परिवर्तन जीवन के एक निश्चित समय में होते हैं और जीवन का एक अंग बन जाते हैं। बाल विकास में उन परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है जो जीवन के प्रथम 2 दशकों के दौरान होता है। इसमें मुख्यतः बच्चे के रूप, व्यवहार, रुचियों और लक्ष्यों में होने वाले परिवर्तन, उन विशिष्ट परिवर्तनों की खोज पर बल दिया जाता है जो एक विकासात्मक अवस्था से दूसरी विकासात्मक अवस्था में प्रवेश करते समय होते हैं। विकास शब्द का अर्थ है व्यवस्थित और संगतिपूर्ण तरीके से परिवर्तनों का एक प्रगतिशील श्रृंखला में होना है। बाल विकास में मुख्य रूप से बच्चों के व्यवहार और उन व्यवहारों में समय एवं परिपक्वता के कारण होने वाले परिवर्तनों को समझने का प्रयत्न किया जाता है। बाल विकास के अध्ययन से बच्चों की स्वाभाविक क्षमताओं में विश्वास बनता है। इससे शिक्षण को अधिक दृढ़ आधार मिलता है। बाल विकास के विविध आयाम। पहले यहाँ पे दिया गया है अवस्था और उसका एज। अब जानते हैं कौन सी अवस्था की कौन सी एज होती। प्रसपूर्व अवस्था सबसे पहली अवस्था होती है बच्चे के जीवन की, जिसे गर्भधारण से जन्म तक माना जाता है। सेकेंड, शैशवावस्था, जन्म से 2 वर्ष। पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष। उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष। तरुणावस्था 12 से 14 वर्ष। प्रारंभिक किशोरावस्था 13 से 17 वर्ष। परवर्ती किशोरावस्था 17 से 20 वर्ष। प्रारंभिक वयस्कता 21 से 40 वर्ष। मध्यावस्था 40 से 60 वर्ष और वृद्धावस्था 60 वर्ष से मृत्यु तक। अब है शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था तथा वयस्कता के बारे में। शैशवावस्था का जानते हैं। शैशवावस्था यानी कि इन्फेंसी, जो कि जन्म से 2 वर्ष तक होता है। इसमें तीव्र विकास की अवस्था मानी जाती है। इस अवस्था को बड़ों पर निर्भरता की अवस्था, गतिविधियों के प्रारंभ होने की अवस्था, जैसे बोलने की क्षमता, शारीरिक क्रियाओं में तालमेल बिठाने की क्षमता इत्यादि। सेकेंड है पूर्व बाल्यावस्था यानी कि अर्ली चाइल्डहुड। इसमें भाषाई विकास का तीव्र गति से होना, कल्पना शक्ति का विकास होना, अकेले खेलना पसंद करना। थर्ड है उत्तर बाल्यावस्था यानी कि लैटर चाइल्डहुड। इसमें विचार शक्ति का विकास होता है, सामाजिकता का विकास होता है, जैसे मित्र बनाना इत्यादि। नैतिक विकास जैसे अनुशासन एवं नियमों का महत्व समझना एवं उनका पालन करना, जिम्मेदारी उठाने की तत्परता में विकास होना और पेशीय कौशल का विकास होना।
फोर्थ है किशोरावस्था। किशोरावस्था या वयस्कावस्था यानी कि एडोलेसेंस। शारीरिक विकास में तीव्रता आना, यौन परिपक्वता, अमूर्त चिंतन, तीव्र संवेगात्मक परिवर्तन, स्वतंत्रता एवं विद्रोह की भावना, भूमिकाओं एवं दायित्वों का निर्वहन। अब आते हैं बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। पहला है जन्म एवं जन्म के पूर्व की परिस्थितियां। दूसरा होता है वंशानुक्रम। तीसरा है लिंग। चौथा है पोषण। पांचवा है शुद्ध पर्यावरण। और छठा है अंतःस्रावी ग्रंथियां। सातवां है परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति। फिर आते हैं वृद्धि एवं विकास, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल एग्जाम्स में पूछा जाता है। अंतर संबंधों की समझ, अध्ययन के तरीके। अब व्यक्ति की वृद्धि और विकास की प्रक्रिया का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि वृद्धि और विकास को जाने बिना एक अध्यापक विद्यार्थियों की सहायता नहीं कर सकता है, ना ही अपनी शिक्षण व्यवस्था को व्यवस्थित ही कर सकता है। अतः वृद्धि व विकास के विभिन्न पहलुओं पर विचार करना जरूरी है। अब जानते हैं वृद्धि का अर्थ क्या होता है। वृद्धि का अर्थ सामान्य तौर पर मानव के शरीर के विभिन्न अंगों के विकास और अंगों की कार्य करने की क्षमता माना जाता है। अंगों के इस विकास के परिणाम स्वरूप उसका व्यवहार भी किसी न किसी रूप से प्रभावित होता है। इस प्रकार वृद्धि का अर्थ है शरीर की वृद्धि। अब जानते हैं विकास का अर्थ। विकास का सामान्य अर्थ मानसिक विकास से है। विकास परिपक्वता की एक प्रक्रिया है। वास्तव में विकास शब्द का प्रयोग सभी प्रकार के परिवर्तनों के लिए प्रयुक्त होता है, जिससे कार्य कुशलता और व्यवहार में प्रगति हो। इस प्रकार कहा जा सकता है कि वृद्धि की अपेक्षा विकास की संकल्पना व्यापक है, यानी विकास के अर्थ में वृद्धि शामिल हो जाती है। अगर वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तनों की ओर इशारा करती है तो विकास गुणात्मक परिवर्तन की ओर। सामान्यतः वृद्धि और विकास की प्रक्रिया साथ साथ चलती है। अब आते हैं यूनिट 2, बच्चों का शारीरिक एवं मनोगत्यात्मक विकास। फर्स्ट है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास का संदर्भ वृद्धि और शरीर में आए विभिन्न परिवर्तनों से है, जिसमें बालक के आकार, भार, ऊंचाई इत्यादि को माना जाता है। अब आते हैं विकास के विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले शारीरिक परिवर्तन, अवस्था और शारीरिक परिवर्तन। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसका नोट्स बना सकते हैं, सो दैट आपके एग्जाम में ये काम आएंगे। फर्स्ट है शैशवावस्था। शैशवावस्था में शारीरिक विकास तीव्र होता है। 1 वर्ष के अंदर हड्डियां, मांसपेशियां, अन्य अंग विकसित हो जाते हैं। पूर्व बाल्यावस्था भी यही है, 2 से 6 वर्ष। 3 वर्ष की आयु में उसके पूरे दांत निकल आते हैं, सभी इंद्रियां सक्रिय हो जाती हैं। 6 वर्ष की आयु तक विकास की गति मंद हो जाती है। सेकेंड है उत्तर बाल्यावस्था यानी कि लैटर चाइल्डहुड। शारीरिक विकास मंद होकर स्थिरता की ओर हो चुके शारीरिक विकास में दृढ़ता, शारीरिक क्षमताओं में अभिवृद्धि होती है। थर्ड है किशोरावस्था यानी कि एडोलेसेंस। इस अवस्था में किशोर के विभिन्न लक्षण शरीर में परिलक्षित होते हैं, जैसे भार एवं लंबाई में वृद्धि इत्यादि। अब आता है मनोगत्यात्मक विकास की समझ। मनोगत्यात्मक विकास का संबंध मांसपेशियों के कार्य तथा शरीर में गतियों या क्रियाओं की उत्पत्ति से है, जो मानसिक क्रिया के सचेतन नियंत्रण के अंतर्गत होती है। यह गत्यात्मक कौशलों से निर्देशित होती है, जैसे गति, समन्वय, परिचालन दक्षता, बल तथा चाल। बच्चों के सर्वांगीण विकास में उनके मनोगत्यात्मक विकास का होना अति आवश्यक होता है। मानव शिशु जन्म के समय असहाय होता है, परंतु आयु में वृद्धि के साथ साथ अपनी मांसपेशियों की गतिविधियों पर नियंत्रण करना सीखने लगता है। अब आते हैं बच्चों के शारीरिक एवं मनोगत्यात्मक विकास की समझ पर। बालक का शारीरिक एवं मनोगत्यात्मक विकास एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। शरीर के आकार, कंकाली संरचना, अस्थियों, मांसपेशियों तथा दांतों में आए परिवर्तन बच्चे के शारीरिक विकास में योगदान देते हैं। शारीरिक परिवर्तनों के साथ साथ मनोगत्यात्मक विकास भी होता है, जिसमें बच्चों के स्थूल गत्यात्मक कौशल तथा सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल सम्मिलित होते हैं। अब आते हैं F2 की यूनिट 3 पर, जो है बच्चों में सृजनात्मकता। सृजनात्मकता, इसका अर्थ क्या होता है? सृजनात्मकता एक विशेष ढंग से चिंतन करने का तरीका होता है, जिसे सृजनात्मक चिंतन कहा जाता है। सृजनात्मकता व्यक्ति के उस क्षमता को कहा जाता है जिससे वह कुछ ऐसी नई चीज़ों
या रचनाओं या विचारों को पैदा करता है जो नया होता है एवं जो पहले से उसे ज्ञात नहीं होता है। यह एक काल्पनिक क्रिया है या चिंतन संश्लेषण हो सकता है। बच्चों के संदर्भ में सृजनात्मकता का महत्व, जिज्ञासु, संवेदनशील, अनुशासन इत्यादि। अब आते हैं बच्चों में सृजनात्मकता विकास हेतु विविध तरीके। पहला है सूचनाएं एकत्रित करना, दूसरा है समस्या समाधान के लिए प्रोत्साहित करना, थर्ड है समस्या के भावी परिणामों का विश्लेषण करना, फोर्थ है आंकड़ों का वर्गीकरण एवं अन्वेषण, लास्ट आता है सृजनात्मकता को प्रभावित करने वाले कारक। वो है संतुष्टि का मिलना, असंतुष्टि, पुरस्कार, निंदा, सफलता, असफलता, स्वास्थ्य, विकलांगता, वृद्धि, शिक्षक, कक्षा का वातावरण और शिक्षण विधि, अनुशासन इत्यादि है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, F2 का यूनिट 4 यानी कि खेल और बाल विकास। खेल से आशय, अवधारणा, विशेषता, बच्चों के विकास के संदर्भ में महत्व। खेल बच्चों की स्वाभाविक क्रिया है। भिन्न भिन्न आयु वर्ग के बच्चे विभिन्न प्रकार के खेल खेलते हैं। ये विभिन्न प्रकार के खेल बच्चों के संपूर्ण विकास में सहायक होते हैं। खेल से बच्चों के शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास एवं नैतिक विकास को बढ़ावा मिलता है। पियाजे के अनुसार खेल बच्चे की मानसिक क्षमताओं के विकास में एक बड़ी भूमिका निभाती है। वाइगॉट्स्की ने कहा है कि स्कूली स्थिति की तुलना में खेल के दौरान बच्चे की एकाग्रता, स्मृति आदि उच्चतर स्तर पर काम करती है। बच्चों के प्रत्येक क्षेत्र के विकास में खेल की अहम भूमिका होती है। खेल कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता को बढ़ावा देती है। ये आप खुद से वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। सेकेंड है खेल शारीरिक एवं क्रियात्मक विकास को बढ़ावा देती है। थर्ड है खेल भाषाई विकास में सहायक होती है। फोर्थ है खेल द्वारा बच्चे सामाजिक होना सीखते हैं। फिफ्थ है खेल भावनात्मक विकास में सहायक होती है। बच्चों के खेल विविध प्रकार एवं संदर्भ नेक्स्ट टॉपिक है। अब इसमें पढ़ना है कितने प्रकार के बच्चों के खेल होते हैं। फर्स्ट है मुक्त खेल तथा संरचनात्मक खेल। इस प्रकार के खेल में खेल का मुख्य लक्ष्य एवं उद्देश्य को ध्यान में रखकर खेल का आयोजन करता है। इसमें बच्चे मुख्य खिलाड़ी के अनुदेशों का पालन करते हैं। इस आधार पर खेल को मुक्त और संरचनात्मक खेल में वर्गीकृत किया जाता है। दूसरा है बाहरी और भीतरी खेल। थर्ड है व्यक्तिगत खेल और सामूहिक खेल। फोर्थ है ओजस्वी खेल एवं शांत खेल। पांचवा है संवेदी क्रियात्मक यानी कि सेंसरी मोटर और प्रतीकात्मक खेल। अब आते हैं बच्चों के विविध खेल। नेक्स्ट है F2 का यूनिट 5 बच्चों और व्यक्तिगत विकास। बच्चे और व्यक्तिगत विकास। व्यक्तित्व विकास। व्यक्तित्व विकास के विविध आयाम। एरिक्सन का सिद्धांत का विशेष संदर्भ। एरिक्सन का सिद्धांत हर साल क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। आप अगर इसको नोट कर लेंगे तो आपको एग्जाम में लिखने में बहुत आसानी होगी। एरिक्सन के सिद्धांत के अनुसार पूरा जीवन विकास के 8 चरणों से होकर गुजरता है। प्रत्येक चरण में एक विशिष्ट विकासात्मक मानक होता है जिसे पूरा करने में आने वाली समस्याओं का समाधान करना आवश्यक होता है। एरिक्सन के अनुसार समस्या कोई संकट नहीं होती है बल्कि संवेदनशील और सामर्थ्य को बढ़ाने वाला महत्वपूर्ण बिंदु होता है। समस्या का व्यक्ति जितनी सफलता से समाधान करता है उनका उतना ही अधिक विकास होता है। एरिक्सन के इस सिद्धांत को मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। एरिक्सन द्वारा वर्णित सिद्धांत के विभिन्न चरण निम्नलिखित हैं। फर्स्ट, विश्वास बनाम अविश्वास जिसको कि 0 से 1 वर्ष माना गया है। सेकंड है स्वाधीनता बनाम शर्म 1 से 3 वर्ष। थर्ड है पहल बनाम अपराध बोध 3 से 6 वर्ष। फोर्थ है परिश्रम बनाम हीनता 6 से 11 वर्ष। पांचवा है पहचान बनाम भूमिका भ्रांति 12 से 18 वर्ष। और छठा है घनिष्ठता बनाम अकेलापन 18 से 35 वर्ष। सातवां है उत्पादकता बनाम स्थिरता 35 से 64 वर्ष।
एंड लास्ट है 8वां, संपूर्णता बनाम निराशा 65 से मृत्यु तक। नेक्स्ट आते हैं बच्चों में भावनात्मक संवेगात्मक विकास का पहलू, जॉन बॉल्बी का सिद्धांत। जॉन बॉल्बी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि डीएलएड में F2 में बहुत मायने रखता है। आप वीडियो को पॉज करें और इसे ज़रूर अपने कॉपी में नोट करें। जॉन बॉल्बी का सिद्धांत, लगाव एक प्रकार का भावनात्मक संबंध है। ये इनका सिद्धांत है। लगाव एक प्रकार का भावनात्मक संबंध है जो दो व्यक्तियों के आपस में बांधता है। यह संबंध समय और दूरी के बावजूद बना रहता है। लगाव की भावना तब और प्रबल हो जाती है जब अभिभावक शिशु की क्रियाओं पर प्रतिक्रिया देते हैं तथा उसे सहज महसूस कराते हैं। जब शिशु को उनकी आवश्यकता पड़ती है, खासकर तब जब वह बीमार हो, घायल हो या फिर वह संवेगात्मक रूप से दुखी हो। लगाव शिशु के संवेगात्मक तथा सामाजिक विकास के लिए बहुत आवश्यक है। यदि शिशु के आवश्यकताओं की पूर्ति सही समय पर होती है तो वो विश्वास करना सीख लेता है और खुद को सुरक्षित और मूल्यवान महसूस करने लगता है। अब आते हैं बॉल्बी का सिद्धांत। जॉन बॉल्बी को यह सिद्धांत लगाव की गहराई को समझाती है। इसलिए जॉन बॉल्बी ने एक मनोसमीक्षक के नज़रिए से शिशु और पालनहार के संबंध को समझने की कोशिश की। जॉन बॉल्बी द्वारा स्थापित सिद्धांत लगाव के विकास की 4 अवस्थाओं पर आधारित है। फर्स्ट, लगाव से पहले की अवस्था यानी जन्म से 1.5 माह। सेकेंड है लगाव निर्माण की प्रक्रिया की अवस्था यानी 1.5 माह से 6 से 8 वर्ष तक। थर्ड है लगाव निर्माण पूर्ण होने की अवस्था यानी कि 6 से 8 माह से 1 से 2 वर्ष। फोर्थ है विपरीत संबंध का निर्माण यानी कि 1 से 2 वर्ष और उसके बाद। अब आते हैं नेक्स्ट, संज्ञानात्मक विकास। संज्ञान का अर्थ उन मानसिक प्रक्रियाओं तथा उन उत्पादों से है जिनसे ज्ञान का निर्माण होता है। इसके अंतर्गत विभिन्न मानसिक प्रक्रियाएं आती हैं जैसे याद रखना, संकेतीकरण, योजना बनाना, समस्या समाधान, वर्गीकरण कर पाना, कल्पनाएं कर पाना, नई नई चीज़ों एवं संकल्पों का सृजन करना। मनुष्य को जीवन में संज्ञानात्मक विकास का विशेष महत्व है। इसी के कारण मनुष्य स्वयं की वातावरण के अनुरूप ढाल पाते हैं। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। नेक्स्ट टॉपिक है जीन पियाजे। ये सिर्फ डीएलएड में नहीं बल्कि जीन पियाजे के बारे में सीटेट में भी पूछा जाता है। बल्कि सिर्फ इनके बारे में नहीं, जॉन बॉल्बी, एरिक्सन का सिद्धांत, सभी से रिलेटेड। तो ये जो आप लिखिएगा नोट्स, ये आपके डीएलएड में तो काम आएंगे ही, साथ में आपके सीटेट के भी स्टडी मटेरियल के तौर पे काम आएंगे। सो स्टार्ट करते हैं जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। बाल विकास के क्षेत्र में जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत विशेष योगदान है। स्विट्जरलैंड निवासी जीन पियाजे प्राणी विज्ञान के क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त की। पियाजे के अनुसार बच्चे शुरुआत से ही बड़े लोगों की भांति संकल्पनाओं को नहीं समझते बल्कि वह अपना प्रत्यक्षण और अपनी पेशीय गतिविधियों के द्वारा संकल्पनाओं का निर्माण एवं उसमें संशोधन करते हैं। संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं। पहला है संवेदी पेशीय अवस्था यानी सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 वर्ष। सेकेंड है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष। आप वीडियो को पॉज करके इसका अगर और डेफिनेशन चाहिए तो इसे नोट कर सकते हैं। थर्ड है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 वर्ष। फोर्थ है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था ऑपरेशनल स्टेज यानी 11 वर्ष से अधिक। ये सभी आपके सीटेट में बहुत काम आएंगे, सीटेट में भी पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी पैवलव। पैवलव का क्लासिकी अनुबंध सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। I.P. पैवलव एक रूसी वैज्ञानिक थे जिन्होंने पाचन क्रिया का विशेष रूप से अध्ययन करना प्रारंभ किया और उनका यह अध्ययन इतना लोकप्रिय हुआ कि इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। पैवलव ने इस अध्ययन के दौरान
लाडमय अनुबंध की घटना का अध्ययन किया और इससे संबंधित सीखने के एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसे अनुबंधित क्रिया सिद्धांत कहा जाता है। पावलोव ने अपने सिद्धांत का आधार अनुबंध को माना है। अनुबंध एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उद्दीपन तथा अनुक्रिया के बीच एक साहचर्य स्थापित होता है। पावलोव के सीखने के इस अनुबंध सिद्धांत को क्लासिकी अनुबंध सिद्धांत कहा जाता है। ये था लास्ट टॉपिक पावलोव का सिद्धांत, और इसी के साथ F2 का नोट्स कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों ने मेरे साथ साथ अपना भी नोट्स बना लिया होगा। चैनल पे बने रहे। चैनल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट पे मेंशन करें, उसके लिए अलग से वीडियो बन जाएगा। और इस चैनल पर आपको DLED प्लस CTET और प्लस DLED के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, नोट्स है, फिर चाहे वो फर्स्ट ईयर का हो या सेकेंड ईयर का हो, वो सभी मिल जाएगा। चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू।